स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम सॉल्व कर रहे थे विविध प्रश्नावली 4 यानी सारणिक से संबंधित। और अब तक हमारे पास 13 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कुल मिलाकर के इस चैप्टर के हमारे पास 18 वीडियोज आ चुके हैं और आज अंतिम वीडियो है 19वां वीडियो। इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा पढ़ करके? यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें लिंक को और बताएं उन्हें कि यहाँ पर हम लगातार आपको NCERT सिलेबस जो कि नया लागू हुआ है इसे हम आपको यहाँ कंटिन्यू करा रहे हैं। तो सभी राजस्थान के बच्चे, बाकी इसके अलावा इंडिया के जो भी बच्चे जहाँ भी NCERT का सिलेबस लागू है वो लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करें हम आज के वीडियो को। देखिए 14 क्वेश्चन है जिसे हमें सिद्ध करना है कि सारणी का मान 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सारणी को लेकर के चलेंगे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सारणी को क्या मान लिया है, डेल्टा मान लिया है। तो हम यहाँ पे संक्रिया यूज लेना चाहेंगे। क्या करना है, ये आपके पास दूसरी पंक्ति है और एक तीसरी पंक्ति है, इन्हें हम सरल करना चाहते हैं। यहाँ से जितने सरल हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से 2p हटाना चाहूँ, यहाँ से 2q हटाना चाहूँ, तो क्या करूँगा, मैं R2 में चेंजिंग कर देता हूँ, R2 माइनस R1 कर लेता हूँ, R1 को घटा देता हूँ। कितने से? 2 से गुणा करके, ताकि आपके पास यहाँ P और Q से संबंधित पद हैं वो हट जाएं। ऐसे ही हम साथ साथ में R3 में भी संक्रिया लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, R3 में से घटा देते हैं किसको, 3R1 को, ताकि यहाँ से 3P और यहाँ से 3Q है वो हट जाएगा। तो चलिए ये संक्रिया लगाने पर क्या होता है वो देखते हैं हम। तो ये सारणिक इक्वल टू, हमने फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं की, इसलिए 1 प्लस P और 1 प्लस P प्लस Q है वो एज इट इज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब हमने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से घटाया है, तो सेकंड रो में से घटाने पर क्या बचेगा, फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर 2 से गुणा करने पर आप 2 में से घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आप इसे 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ इसे 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 2q कट जाएगा, 3p में से 2p कट जाएंगे, 1p रह जाएगा, और 4 में से 2 घट जाएंगे तो 2 रह जाएगा, तो 2 प्लस p शेष रह जाएगा। तीसरी रो पे आ जाओ, थर्ड रो में आप 3 से गुणा करेंगे फर्स्ट को और 3 में से घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 3 बच जाएगा। और आगे बढ़े हम, तो यहाँ फर्स्ट रो को हम 3 से गुणा कर रहे हैं और उसके बाद हम इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 7 बचेंगे, साथ में 3p बच जाएंगे और 3q में से 3q घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 प्लस 3p रह जाएगा। अब हम बस कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम, C1 पहला जो कॉलम है इस पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार लिख देंगे। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करते ही आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा सारणिक इक्वल टू 1, और आपके पास उप सारणिक बनेगी 1 3 2 प्लस p और 7 प्लस 3p। सोल्व करना चाहेंगे हम इसे, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3p और 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो ये 6 माइनस में 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और हमें सारणिक का मान 1 ही चाहिए था, यही आपके पास RHS सामने दे रखा है, देखा हो तो आपने, क्योंकि हमें 1 ही निकालना था, यही सिद्ध करना था, तो 1 हमको मिल गया है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 में भी आपको कह रहा है कि सारणिक की वैल्यू 0 होती है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे क्या लिख लेते हैं, डेल्टा के रूप में। आपके पास फर्स्ट रो है साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, देखो यहाँ डेल्टा एक्स्ट्रा है। फिर है साइन बीटा, कोस बीटा, तो फिर यहाँ पर कोस बीटा प्लस में डेल्टा है। नेक्स्ट में साइन गामा, कोस गामा और कोस गामा प्लस में डेल्टा है। ये हमारे पास सारणिक है। अब हम इस सारणिक में बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, हम C3 में चेंजिंग कर लेते हैं। भाई कैसे कर लेते हैं, देखो अल्फ़ा के साथ में यहाँ पे डेल्टा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों आपके पास कॉलम हैं फर्स्ट और सेकंड, इन्हें थोड़ा सा चेंज करते हैं। कोस अल्फ़ा प्लस डेल्टा का प्रसार यदि आपको याद होगा तो आप इसे हल कर पाएंगे। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास पहली पंक्ति है उसे हम साइन डेल्टा से गुणा करके ऐड कर रहे हैं। पहले जो कॉलम है C1 है, फर्स्ट जो कॉलम है स्तंभ है, उसको हम साइन डेल्टा से गुणा कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे कॉलम को कोस डेल्टा से गुणा करते हैं और
घटा देते हैं। ये संक्रिया हमको यहाँ पे लगानी है, तो हम इस संक्रिया को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखें हम। तो डेल्टा इक्वल टू, हमने फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं की तो ये एज इट इज़ साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा। दूसरे में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं की तो कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। थर्ड में हमने की, थर्ड में से पहले और दूसरे कॉलम को हमने क्रम से जोड़ा और घटाया है साइन डेल्टा और कोस डेल्टा से गुणा करके। तो कोस अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, अब हम इसे साइन अल्फ़ा को गुणा कर लेंगे किससे, को साइन डेल्टा से, तो क्या मिल जाएगा और उसे जोड़ देना है तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा। और सेकंड को हम करेंगे कोस डेल्टा से गुणा, तो कोस डेल्टा से कर लेंगे और घटा देंगे तो माइनस में कोस अल्फ़ा और कोस डेल्टा हो जाएगा। अब आ जाइए सेकंड में, सेकंड में क्या है कोस बीटा प्लस डेल्टा, फिर हम गुणा कर रहे हैं साइन बीटा को साइन डेल्टा से तो हो जाएगा साइन बीटा साइन डेल्टा। और थर्ड में हम घटा रहे हैं यहाँ पे कोस बीटा को गुणा करके किससे, कोस डेल्टा से। थर्ड पे आ जाइए, तीसरे में आपके पास कोस गामा प्लस डेल्टा है, इसमें हम ऐड करेंगे साइन गामा को साइन डेल्टा से गुणा करके, तो साइन गामा और गुणा में साइन डेल्टा, और घटाएंगे कोस गामा को कोस डेल्टा से गुणा करके, तो ये हमने घटा भी दिया है, ये सारणिक हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज है, यानी साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन डेल्टा, सॉरी साइन गामा, और ऐसे कैसे कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। नेक्स्ट में देखो बच्चों हमारे पास क्या है, कोस अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, और जो आगे वाली वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम और फिर देखें तो ये सूत्र बनता है किसका, कोस अल्फ़ा प्लस डेल्टा का। ऐसे ही नीचे कोस बीटा प्लस डेल्टा है और आप माइनस कॉमन लेकर के सूत्र बनाएंगे तो वो बन जाएगा कोस बीटा प्लस डेल्टा का। ऐसे ही थर्ड में हो जाएगा कोस गामा प्लस डेल्टा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कोस गामा प्लस में डेल्टा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सारे पद हैं वो कट जाएंगे और यहाँ पर थर्ड कॉलम में आपके पास 0 0 0 बन जाएगा। तो साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा, इसके अलावा 0 0 0। और हमें पता है किसी भी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान 0 होता है, यानी हमें RHS मिल गया यहाँ पर 0, यानी हैंस प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वें प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हल करने के लिए हम इसे आव्यूह समीकरण के रूप में लिखेंगे। आव्यूह समीकरण के लिए हमें आव्यूह बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है, एक्स वाई जेड के गुणांकों की। तो एक्स वाई जेड के गुणांक जो हैं, पहले समीकरण से 2 3 10, दूसरे से हमारे पास 4 6 5 माइनस के 6, और तीसरे से हमारे पास 6 9 और माइनस के 20। इसके अलावा चर राशियों से बनने वाली मैट्रिक्स होगी। देखो यहाँ पर चर राशियाँ हैं वो 1/x, 1/y और 1/z की फॉर्म में है। तो आप ऐसे कैसे लिखें उन्हें। और b क्या होती है, अचर राशियों से बनने वाली मैट्रिक्स होती है। तो ये हमारे पास a, x और b है, इसलिए आव्यूह समीकरण क्या बन जाएगी, ax इक्वल टू b। तो आव्यूह समीकरण ax इक्वल टू b, हमने इसको नंबर 1 डाल दिया है। अब हम सबसे पहले निकालना चाहेंगे यहाँ पे सारणिक a। तो सारणिक a क्या होगी, 2 और 6 दूनी 12, 120 माइनस में 45 माइनस का 3, और ये हो जाएंगे माइनस के 80 और माइनस के 30। नेक्स्ट में प्लस 10, तो 9 चौक 36 और प्लस में 36। सरल करेंगे हम इसे, तो ये 2 गुणा 75 माइनस में 3 गुणा माइनस का ही 110 हो जाएगा,
और प्लस में 10 गुणा में 36 और 36 72 हो गए। तो ये हो गए 150 और माइनस में माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस में 330 और प्लस में 720। सरल किया जाए, इन सभी को जोड़ा जाए तो ये हो जाएंगे 7 3 10 11 12 1200। तो आपके पास सारणिक ए की वैल्यू है वो 1200 आ गई है। अब साथ में हमें चाहिए एडजेंट ए। एडजेंट ए निकालेंगे हम। देखो हमें मिली है, चूँकि मैट्रिक्स ए है उसे हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बार बार तो देख नहीं पाएंगे। तो 2 3 10 2 3 10 4 माइनस 6 5 4 माइनस 6 5 और नेक्स्ट है हमारे पास 6 9 माइनस 20 6 9 माइनस 20। ये मैट्रिक्स ए है। इसकी सहायता से हम सेकंड ज्ञात करेंगे सभी। तो A11 जो हमारे पास आ रहा है वो है 120 माइनस में 45, इट मीन्स 75। फिर हम बात करते हैं A12 की। तो A12 आपके पास माइनस में होगा और कितना होगा, माइनस के 80 और माइनस के 30, इट मीन्स प्लस का 110। ऐसे ही A13 को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा 72। पहले निकाल चुके हैं, ये ऊपर प्रसार किया था, यानी सारणिक की वैल्यू निकाली थी तब। अब A21 का मान निकालें तो हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे और ये माइनस में होगा तो माइनस के 60 और माइनस के ही 90। तो माइनस के 150 को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 150 हो जाएंगे। A22 को हम ज्ञात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 40 और प्लस के 60। तो वैल्यू मिली प्लस में 20। A23 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगी और कितनी होगी 18 माइनस के 18 यानी 0। फिर हम बात करते हैं A31 की। तो A31 आपके पास कैसा होगा, प्लस में होगा और कैसा आएगा 15 और प्लस में 60 यानी 75। A32 की हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में 10 और माइनस में ही आपके पास 40। तो ये माइनस के 30 बचेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस 30 हो जाएंगे। और A33 अंतिम निकालेंगे तो माइनस के 12 और माइनस के 12 हो गए माइनस के 24। ये हमारे पास सभी सेकंड आ गए, इसलिए हम एडजेंट ए बना देंगे। वो क्या होगी, सभी सेकंडों की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सेकंड हमने पंक्तियों के रूप में निकाले थे, अब हम उनको स्तंभों में लिख देंगे। पहली पंक्ति के सेकंड थे 75 110 और 72। दूसरी पंक्ति के सेकंड थे 150 20 और 10 0। हमने इनको स्तंभों के रूप में लिख दिया है, सीधे ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 75 30 और माइनस के 24, ये हमारे पास एडजेंट ए आ गई। इसलिए ए इनवर्स निकाली जा सकती है, क्या होगी, एडजेंट ए बाई सारणिक ए। सारणिक ए का मान 1200 है, हम यहाँ पे 1200 का भाग दे देंगे। बाकी 75 150 75 110 20 30 72 0 और माइनस के 24, ये एज इट इज। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गई है। ठीक है, अब फर्स्ट में हमने पढ़ा ए एक्स इक्वल टू बी होता है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो हम ए इनवर्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास है ए इनवर्स की वैल्यू। तो x इक्वल टू 1/1200, बाकी 75 150 75 110 20 30 72 0 और माइनस 24। और इसे मल्टीप्लाई करना है b से। b कितनी थी हमारे पास, 4 1 2 के रूप में एक क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स थी, स्तंभ मैट्रिक्स थी 4 1 2। तो हम इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम इसे। तो क्या मिल जाएगा, 1/1200 तो एज इट इज है। बाकी 75 को 4 से करेंगे तो हो जाएंगे 300, 150 को 1 से करेंगे तो 150 ही रहेगा, 75 को 2 से करेंगे तो 150। इसके आगे 110 को 4 से करेंगे 440, 20 को 1 से करेंगे
तो 20 और 30 को 2 से करेंगे तो 60। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, 7200 को हम 4 से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 288, फिर 0 आ जाएगा, और 24 को 2 से करेंगे तो माइनस के 48 हो जाएंगे। सबको सरल कर लेते हैं हम, तो x इक्वल टू 1/1200 सरल करेंगे तो ये बन गए हैं आपके पास 600, 440 और 60 हो गए 500, तो ये हो गए 520। और नेक्स्ट में आपके पास 288 में से हम 48 कम कर देंगे तो ये आपके पास बच जाएंगे 240। ठीक है, आप यहाँ पे 1200 का भाग दे लीजिए। हमारे पास यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुई है, उसे देखें हम, तो A22 में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे माइनस के 60 आएंगे, घटाएंगे, न कि प्लस के 60। आप यहाँ पे देखें A22 निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो माइनस के 40 और माइनस के 60 बनेंगे, जबकि हमने प्लस के कर दिए थे 60, इसलिए यहाँ पर आपके पास ये माइनस के 100 आएंगे। तो अब प्लस के जो हमने 20 लिखे थे उसकी जगह पे माइनस का 100 करना है, तो ये आपके पास माइनस में 100 होगा, और जब माइनस में 100 होगा तो यहाँ भी माइनस का 100 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस में ही 100 होगा, और यहाँ जब हम गुणा करेंगे 1 से माइनस के 100 को तो माइनस के 100 बनेंगे भाई। तो ये आपके पास बचेगा वो होगा प्लस का 400। ठीक है, क्योंकि संख्या ऐसी आ गई थी जो कट नहीं रही थी, इसलिए मुझे देखना पड़ा। अब x की वैल्यूज हम इधर रखेंगे तो वो क्या क्या है भाई, 1/x, 1/y और 1/z। और इधर हम बात करते हैं 1200 का भाग देंगे 600 में तो 1/2, 400 में 1200 का देंगे तो 1/3, और 240 में 1200 का भाग देंगे तो 1/5। 240 से कट जाएगा, 1/5 आ जाएंगे। अब हम इनकी तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो 1/x इक्वल टू 1/2, और 1/y इक्वल टू 1/3, और 1/z इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास यहाँ से x बराबर 2, ऐसे ही y बराबर 3 और z बराबर 4 मिल जाएगा। तो z बराबर 4, ये आपके z बराबर 5, ये आपके पास आंसर आ गए। ठीक है, पूछा गया था, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17वां। तो कह रहा है 17 से 19 में सही उत्तर का चयन कीजिए। एवं के क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सारणी कितने का मान होगा। ABC समांतर श्रेणी में है तो 2B माइनस A माइनस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, तो आपके पास 2B आ रहा है, हम इसमें से A और C के पद घटाना चाहेंगे, पर A और C आधे होने चाहिए B के, तो B से आधे करें तो इसका मतलब है B को आपको दुगना करना है, A और C से दुगना करके लिखना है B को। तो आप यहाँ पे दुगना करेंगे B को, या फिर उल्टा कर लीजिए A प्लस C माइनस का 2B, ऐसा कर लीजिए। तो आप R1 में या R3 में चेंजिंग कर लीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे। चलो मैं R1 में कर देता हूँ, R1 को क्या कर देता हूँ, R1 प्लस में R3 और माइनस में 2R2। तो आप देखेंगे जो ही आप इस संक्रिया को लगाएंगे तो जो सारणिक है ना, उस सारणिक में पहली पंक्ति में आपके पास मान है यहाँ पे 0 0, और यहाँ पर आपको मिलेगा वो होगा कितना, 2A प्लस में 2C और माइनस में 4B, ये आपको मिल जाएगा। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो हैं, उनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, वो आपके पास एज इट इज ही रहेंगी। आप यहाँ पे जो ऊपर मिल रहा है 2A प्लस 2B माइनस में 4B, आप इसकी जगह पर यहाँ पर जो हमने लिख रखा है, या सेकंड नंबर वाला जो पार्ट है, इसकी सहायता से आप इसे 0 करके लिख सकते हैं। तो जो ही आप इसे 0 करोगे तो आपके पास सारणी की पहली पंक्ति के सभी अवयव हैं वो 0 हो जाएंगे, और बाकी यहाँ पर आने वाले एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज हैं। जो ही इस सारणी की पहली पंक्ति के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, आपके पास सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है वो सही होगा, यानी 0 आंसर होगा इसका।
18वें क्वेश्चन को देखें हम तो कहता है एक्स वाई जेड कैसी राशियाँ हैं, शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं और आयु ए का व्युत्क्रम आपसे पूछा गया है। एक आयु ए मिला है जो कि विकर्ण मैट्रिक्स की फॉर्म में है, आपको ए मिला वो विकर्ण मैट्रिक्स के रूप में मिला है x 0 0 0 y 0 0 0 z। आप सबसे पहले इसी के सारणिक फॉर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है कि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एक विकर्ण मैट्रिक्स है उसकी सारणिक की वैल्यू है वो विकर्ण के अवयवों के गुणा के रूप में होती है, यानी इसको सरल करेंगे तो आप एक्स वाई जेड कभी भी विकर्ण मैट्रिक्स की सारणी का मान निकालना है तो विकर्ण के एलिमेंट्स को गुणा कर लीजिए, लगातार आपके पास सारणी का मान आ जाएगा, तो इसका मान एक्स वाई जेड होगा। अब हमें चाहिए इसके सेकंड, इन्वर्स पूछा गया है, इन्वर्स के लिए हमें सेकंड चाहिए। तो जब आप सेकंड निकालेंगे तो देखेंगे पहला जो सेकंड आएगा A11 वो तो आ जाएगा वाई जेड, बाकी A12 A13 ये होंगे 0, और साथ में और भी निकाल देता हूँ वो A21 ये भी आपके पास 0 ही आएगा। A22 जब आप निकालोगे तो आपके पास XZ मिलेगा, और A23 और A31 और A32 ये सभी आपके पास 0 आएंगे, और A33 को आप निकालिए वो कितना मिल रहा है आपको XY मिल रहा है। इसलिए क्या कर देंगे हम एडजॉइंट ए को ज्ञात कर लेंगे, जो कि यहाँ पर प्राप्त सेकंडों की जो पंक्ति हैं उनको हम स्तंभ बना करके सीधे ही ट्रांसपोज लिख देते हैं। तो वाई जेड 0 0, नेक्स्ट में 0 XZ 0 0 0 और XY ये हमारे पास एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए पता है तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्या होगी एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, और सारणिक ए का मान कितना है 1/XYZ है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, जो भी मैट्रिक्स आई थी हमारे पास उस मैट्रिक्स में हम भाग दे देंगे XYZ का। तो ये YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY इस रूप में आपके पास मैट्रिक्स थी। इसमें XYZ का जो ही हम भाग देंगे तो A इनवर्स है वो 1/X, 1/X को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे X इनवर्स 0 0 0, यहाँ 1/Y बचेगा जिसको हम Y इनवर्स कह सकते हैं, और तीसरे में 1/Z को हम Z इनवर्स कह सकते हैं। तो ये आपके पास A इनवर्स होगी, और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास तो आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन A ही यहाँ पर भी आंसर होगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखें हम तो 19वें में पूछा है यदि A आपके पास एक मैट्रिक्स है जहाँ पर 0 ≤ थीटा ≤ 2π हो तो डिटर्मिनेंट्स A का मान पूछा गया है। सारणिक A का मान क्या होगा, मैं A को जो मैट्रिक्स फॉर्म में है उसे सारणिक के रूप में लिखूं तो क्या बन जाएगी 1 sin थीटा 1 माइनस में sin थीटा 1 और sin थीटा और -1 माइनस का sin थीटा और 1। ठीक है, अब यहाँ पे सारणिक A में हम गुणधर्म काम में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, हम R1 में चेंजिंग कर देते हैं R1 + R3 ताकि प्रसार आसानी से किया जा सके। तो जो ही हम यहाँ पे ऐसा करेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, माइनस में sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस में sin थीटा और 1। अब हम पहली पंक्ति यानी R1 के सापेक्ष प्रसार लिख देंगे, तो हमने R1 के सापेक्ष इसका प्रसार लिख दिया है। प्रसार लिखेंगे तो सारणिक A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 और माइनस में sin थीटा 1 माइनस का 1 और माइनस का sin थीटा। हम इसको सरल करेंगे तो सारणिक A = 2 और ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस में 1। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम इतना जानते हैं कि भाई sin² थीटा है ना, इसकी वैल्यू है 1 और 0 के मध्य में होती है, या कहें तो 0 1 के मध्य में होती है। ठीक है, पता है sin² है तो sin थीटा होता तो -1 से +1 होता, लेकिन स्क्वायर है इसलिए ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है वैल्यू हमारे पास। अब देखो इसमें 1 जुड़ रहा है तो हम पूरी असमीका में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 1 ≤ sin² थीटा और प्लस में 1 और लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में 1। तो कितना हो गया 1 लेस देन इक्वल टू sin² थीटा प्लस में 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब ये 2 से भी गुणा हो रहा है तो हम इसे 2 से भी गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 धनात्मक राशि है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा ये।
तो ये 2 लेस देन इक्वल टू, ये सारा मान क्या है, ये कंप्लीट सारणिक A है और लेस देन इक्वल टू 4। तो सारणिक A का जो मान है ना वो हमें कितना मिल गया है भाई, सारणिक A की वैल्यू है वो आ रही है +2 से +4 के मध्य में, ठीक है। इक्वल टू के साइन इसलिए बड़ा कोष्टक लगेगा। तो ऐसा यदि कहीं पर आंसर है आपके पास सारणिक के रूप में तो वही आपके पास सही ऑप्शन होगा। देख लीजिए, ऐसा है तो कहीं पर 2 और 4 के मध्य में डिटरमिनेंट्स A, ऑप्शन डी है ऐसा जिसमें डिटरमिनेंट्स A 2 और 4 के मध्य में है, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज पूरी होती है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।